नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा होती है और काशी श्रद्धालुओं से खचाखच भरी होती है। तो उसी काशी और अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है, जो कि 7 जुलाई यानी कि आज होगा। इस दौरान पीएम मोदी वाराणसी को कुल 12,000 करोड़ की 29 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 1800 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास और करीब 10,000 करोड़ के योजनाओं का लोकार्पण होना है। इन योजनाओं में मणिकर्णिका घाट का कायाकल्प, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 3 रेलवे ओवरब्रिज के साथ ही बीएचयू में बना 10 मंजिला अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास सहित 96 सड़कों की मरम्मत और उनके निर्माण कार्य जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा पीएम वाटर टैक्सी को भी हरी झंडी दिखा सकते हैं, जिसके अलावा देश में हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या बढ़ती जा रही है और अब लखनऊ से गोरखपुर के रूट पर भी अगली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली है। इस ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी आज गोरखपुर से भी करेंगे। वहीं पीएम के स्वागत के लिए गोरखपुर में कल कुल बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर महानगर के पदाधिकारियों को पॉइंट वार जिम्मेदारी दी गई है। हर एक पॉइंट पर जिला और महानगर इकाई के 3 से 4 प्रमुख पदाधिकारी लगभग 500 लोगों के साथ पुष्प वर्षा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं। साथ ही 41वीं बार पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच चुके हैं और 9 साल में करीबन 40 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंच चुके हैं। तो आज पीएम मोदी का 2 अलग अलग राज्यों में दौरा है और इन दोनों ही राज्यों में पीएम मोदी विकास योजनाओं की सौगात जनता को देते हुए नजर आएंगे। कई योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव का शंखनाद तो पहले ही हो चुका है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि अपने संसदीय क्षेत्र से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनावी जनसभाएं हैं उसकी कमान अब अपने हाथों में संभालते हुए दिखाई देंगे। तो सीधा रुख करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 अलग अलग राज्यों में दौरा प्रस्तावित है। कौन कौन से 2 राज्य हैं और साथ ही क्या क्या योजनाएं इन राज्य के राज्यवासियों को आज मिलेंगी? तो देखिए, विभांशु से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर की जनता को वंदे भारत की सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। ये ट्रेन लखनऊ से होते हुए गोरखपुर और गोरखपुर से होते हुए लखनऊ जाएगी वाया बस्ती और अयोध्या होते हुए ये ट्रेन प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। सीधा रुख करते हैं विभांशु का, जो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 अलग अलग राज्यों में दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ कार्यक्रम उनके वहां निर्धारित किए गए हैं विभांशु? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दौरे पे रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंच गए हैं, जहां 1200 करोड़ की कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का सौगात बनारस वासियों को देंगे। साथ ही मुस्कान, आपको बता दें कि बनारस को कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनावी केंद्र के तौर पर लगातार 2014 से पहचान मिली है। उसी क्रम में आपको बताएं कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में तमाम विकास कार्य के परियोजनाओं के कार्य सुचारू ढंग से चल रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं निगरानी करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही आपको बता दें कि जब देश के प्रधानमंत्री वाराणसी जाते हैं तो वहां क्षेत्रीय नेताओं से मिलते हैं और उनसे क्षेत्र की तमाम समस्याओं को भी जानते हैं। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो पीएम 1:30 पर गोरखपुर के लिए रवाना होंगे, जहां मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जाकर कहीं ना कहीं आज एक गोरखपुर को बड़ी सौगात देते हुए तमाम अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे परियोजनाओं से, तमाम ऐसे योजनाओं से तमाम वहां के क्षेत्रवासियों को नवाजेंगे। अगर बात की जाए तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नामी गिरामी प्रकाशन गीता प्रेस जाएंगे, जहां वो 100 मिनट गुजारेंगे। अगर बात की जाए तो गीता प्रेस की तरफ, गीता प्रेस को
बीते दिन कहीं ना कहीं शांति पुरस्कार मिला है और साथ ही उसके ठीक बाद 100 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं गीता प्रेस के तमाम जो पदाधिकारी है, कर्मचारी हैं, उनको कहीं ना कहीं शाबाशी देने, उनकी वाहवाही करने पहुंच रहे हैं। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो गीता प्रेस की तरफ से एक रंगीन कहीं ना कहीं चित्रम विशिष्ट अंक का विमोचन करेंगे। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के रेलवे स्टेशन पर पुनर्जीवित करने को लेकर 650 करोड़ की परियोजनाओं का नींव रखेंगे। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो लखनऊ से और गोरखपुर के बीच में कहीं ना कहीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को, जिसका बीते दिन ट्रायल हुआ है, उसको कहीं ना कहीं हरी झंडी देंगे, जिससे कहीं ना कहीं देखें तो पूर्वांचल और खासकर अयोध्या वासियों को ये ट्रेन कहीं ना कहीं एक बेहतर संजीवनी के रूप में साबित होगी। ठीक है, देखिए विभांशु, 100 दशक में पहली बार शायद ऐसा होगा जब देश के पीएम गीता प्रेस जाएंगे, वहां पर संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। बीते दिनों गीता प्रेस को जब शांति पुरस्कार से नवाजे जाने का ऐलान किया गया तो तमाम विपक्षी दलों ने ट्वीट करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। आज ऐसे में गीता प्रेस जा रहे हैं पीएम मोदी, क्या संदेश देने का प्रयास करेंगे विपक्षियों को? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो गीता प्रेस को शांति पुरस्कार मिलने के बाद कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई थी, जिसके बाद से अगर बात की जाए तो कहा गया था कि महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ऐसे क्षेत्र में नहीं देना चाहिए, जिसके बाद कहीं ना कहीं कहा गया था तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, मुस्कान, कि गीता प्रेस एक ऐसा किताब देता है देश को, समाज को, जो लोगों में शांति और सद्भावना और साथ ही साथ प्यार जागृत करता है। उसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 मिनट गीता प्रेस में गुजारेंगे, तो उस दरमियान अगर बात की जाए तो तमाम पहलुओं को जानेंगे। अगर बात की जाए तो गीता प्रेस की तरफ से तमाम उनके लिए उपहार बनाया गया है, जो गीता प्रेस की सभी पुस्तकों को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा गीता प्रेस प्रबंधन द्वारा। उसके ठीक बाद जब अपने संबोधन में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पे उन तमाम जो सवाल खड़े किए गए थे उस पर जवाब भी देते हुए नजर आएंगे। मुस्कान, साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो गीता प्रेस को लेकर सियासत तेज रही है, तो प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या चीजों को रखते हैं, क्या बताते हैं, वो उनके संबोधन के बाद साफ होगा। और 1:30 बजे से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं हर एक इंतजाम किया गया है, एसपीजी सिक्योरिटी प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही वहां उनके जो रूट है एयरपोर्ट से गीता प्रेस का, वहां पे एक डमी रिहर्सल भी कर चुकी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से गीता प्रेस के लिए जाएंगे, उसका रिहर्सल भी किया जा चुका है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की गोरखपुर इकाई की तरफ से 64 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, तो इन 64 पॉइंट से कहीं ना कहीं पुष्प वर्षा की जाएगी। ठीक है, लेकिन देखिए विभांशु, अगर हम बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी के संबोधनों पर जाए तो जब मध्य प्रदेश में उन्होंने संबोधित किया था तो यूसीसी का जिक्र वो अक्सर करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र से लेकर के प्रदेश स्तर तक जो मंत्री हैं उनकी एक जो टीम है वो तैयार कर दी गई है। तो क्या इस दौरान जब पीएम मोदी संबोधित करेंगे जनता को काशी में, तो यूसीसी को धार देने का प्रयास किया जाएगा काशी से? जी निश्चित तौर पे मुस्कान, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन से जहां भी जनसभा करते हैं वहां कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं और जनता से अपील करते हैं कि जिस कानून को हम आगे कर रहे हैं उससे क्या लाभ होगा। तो निश्चित तौर से गीता प्रेस पर हुई टिप्पणी और यूसीसी को लेकर खासकर पूर्वांचल की धरती बाबा गोरखनाथ के मंदिर से कहीं ना कहीं, गोरख पीठ के धरती से कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर लगाते हुए नजर आएंगे। वहां की जनता को कहीं ना कहीं देखिए, जो प्रधानमंत्री का दौरा होता है गोरखपुर खासकर पूर्वांचल में, तो अलग अलग जिलों से सुनने के लिए तमाम बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले पहुंचते हैं। तो इस दृष्टि से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी यूसीसी को लेकर जनता को संबोधित करते हुए बयान भी दे सकते हैं। अगर बात की जाए तो आज उनके संबोधन में कहीं ना कहीं देखें तो उत्तर प्रदेश के खासकर पूर्वांचल में हुए विकास कार्य और प्रधानमंत्री के द्वारा जो आज बनारस में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं उस योजना में तेजी लाने की जो बात कही जा रही है, तो हो सकता है कि गोरखपुर के अंदर भी आवास योजना को लेकर
संबोधन में जानकारी देते हुए ठीक नजर आए। है, देखिए विभांशु, जो पूर्वांचल है उसके दो बड़े बड़े शहर माने जाते हैं, गोरखपुर और वाराणसी, जो कि पूर्वांचल का प्रवेश द्वार भी कहे जाते हैं। लेकिन देखिए विभांशु, अगर हम गोरखपुर और वाराणसी की बात करें तो वहां का जातीय समीकरण क्या कहता है, जिसको लुभाने का आज प्रयास किया जाएगा अपने रैलियों और योजनाओं के जरिए। जी, अगर बात की जाए तो गोरखपुर सदर सीट पे कहीं ना कहीं देखें तो कायस्थ विवाद भी कहीं ना कहीं वहां ज्यादा है। और अगर बात करें तो आस पड़ोस के जिलों, चाहे बात करें महाराजगंज, कुशीनगर, खड्डा, चाहे बात करें देवरिया, चाहे बात करें पास में निचलौल, इन तमाम जो क्षेत्र हैं यहाँ कहीं ना कहीं देखें तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ एक बड़ा जनाधार है। और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं हुआ करती थी तो यहाँ से सांसद और विधायक चुन के आया करते थे। तो इस दृष्टि से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अगर वहाँ पे ऐसे कई सारे सौगात दे सकते हैं। और चुनावी जनसभा के तौर पर आज की जनसभा को देखा जा रहा है। मुस्कान, अगर बात करें जाति समीकरण का तो इन तमाम क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र है। तो निश्चित तौर से गीता प्रेस को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं तो गीता प्रेस के प्रांगण से कहीं ना कहीं इन तमाम जातियों को भी साधने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद हिमांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए तो देखिए, लोकसभा चुनाव का आज पूर्वांचल से शंखनाद होने जा रहा है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से लेकर बाबा की नगरी यानी कि काशी को योजनाओं की सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। तो वहीं पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता ही जा रहा है। गुरुवार को मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुनादी कराई और उनके घर पर नोटिस भी चस्पा कर दी थी। अफशा अंसारी पिछले काफी समय से फरार चल रही है, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा मुख्तार के करीबी रहे गौरा राय की तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। मुख्तार अंसारी की पत्नी लगातार फरार चल रही है और पुलिस को काफी समय से उसकी तलाश भी है। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाने के बाद गाजीपुर पुलिस की ओर से ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो मुख्तार के करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। तो लगातार जो मुख्तार की पत्नी है अफशा, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में लगातार जो गैंग है माफिया का, उसकी कमर तोड़ने के लिए कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं आज दो अलग अलग मामलों में मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी भी होनी है। तो जहां एक तरफ लगातार मुख्तार अंसारी के करीबी पर शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं आज दो अलग अलग मामलों में माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी भी होनी है। रुक करते हैं कलीम का, जो इस खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कलीम, लगातार माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। कई संपत्ति कुर्क हो रही है तो कहीं छापेमारी की कार्रवाई की गई है। अब एक नए दिन के साथ किस गैंगस्टर पर यह कार्रवाई की गई है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की बात की जाए, मुख्तार अंसारी भले ही जेल में बंद हो, लेकिन जो उनके गुर्गे हैं वो लगातार सक्रिय हैं और उनकी कमर तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लगातार जो कुर्की की कार्रवाई है वो अपनी कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के गुर्गे की बात करें, उमेश उर्फ गोरा राय, उसके खिलाफ साल 2009 में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें 25 जून को जो थाना अध्यक्ष उनके द्वारा जो एसएसपी को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसके बाद जो गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जिस तरीके से बात की जाए कि जो करोड़ों की संपत्ति गोरा राय की कुर्क हुई, उसके साथ एक और एक जो गुर्गा है उसकी भी संपत्ति कुर्क की गई। उसकी लगभग 60,32,000 रुपए की जो संपत्ति है वो कुर्क हुई है। इसके साथ जो बात की जाए मुख्तार अंसारी के परिवार की, तो उस जो पत्नी अफशा अंसारी है वो भी जिस तरीके से फरार है, उनको भगोड़ा तो घोषित किया जा चुका है, लेकिन अब उनकी संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि 82 के तहत जो कार्रवाई हुई है वो उनके होटल से समेत जो आवास है उन जगहों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और एक बोर्ड लगा दिया गया जिसमें साफ लिखा गया है कि यह सरकार की संपत्ति है, सरकार ने इसको जब्त कर लिया है। फिलहाल जिस तरीके से जो कार्रवाई है, इन कार्रवाइयों को लेकर साफ कहा जा सकता है कि जो मुख्तार की कमर है वो तोड़ने के लिए लगातार उनके गुर्गों पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि उमेश उर्फ जो गोरा राय है वो लगातार एक अपना गिरोह बना करके मुख्तार के लिए काम करता था। आपराधिक जो अर्जित संपत्ति है उससे जो है अपराध से संबंधित जो संपत्तियां उसने अर्जित की थी
बेनामी जो संपत्तियां थी उनको भी लगातार निशाने पे लिया जा रहा है। इसके साथ ही जो कहा जा रहा है कि मुख्तार के जो और करीबी हैं उनके भी लगातार उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो कार्रवाई है वो इस समय लगातार जो माफिया मुख्तार है उसके करीबी पर शिकंजा तो कसता जा रहा है और कई और लोगों को चिन्हित किया गया है जो मुख्तार गैंग के सक्रिय गुर्गे या सदस्य थे, और किन किन का नाम फिलहाल हिट लिस्ट पर है जिन पर आगे आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। देखिए मुख्तार की जो बात की जाए, मुख्तार के जो गुर्गों की बात की जाए, फिलहाल अभी लिस्टें तो नहीं खोली गई, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है मुस्कान जी कि जिस तरीके से जो उसके साथ जो बिल्डर जुड़े हुए हैं, उद्योगपति जुड़े हुए हैं, जिनकी संपत्तियां हैं, जो बेनामी संपत्तियां जिनके नाम पे खरीदी गई हैं, उनको भी अभी चिन्हित किया जा रहा है और उस पर भी लगातार कार्रवाई होगी। क्योंकि अभी जो बात की जाए अफसा अंसारी की, क्योंकि वो फरार है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं गिरफ्तार होती तो फिर जो इसकी जो संपत्तियां हैं उनका ब्यौरा अभी तक नहीं जुटाया जा सका है। लेकिन हाँ, जितना अभी तक ब्यौरा जुटाया जा सका उसमें लगातार कार्रवाइयां भी हुई है। फिर वो बात की जाए चाहे राजधानी लखनऊ की, क्योंकि लखनऊ का जो महानगर एरिया है वहां पर कई उसकी ऐसी संपत्तियां थी, कई ऐसे फ्लैट थे जिनको जो है सरकार ने जब्त कर लिया। उसके बाद अब जो गाजीपुर की बात की जाए वहां पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है। मुख्तार अंसारी के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, क्योंकि अब तक 1 दर्जन से अधिक जो उसके गुर्गे हैं उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। और अब जो कार्रवाई है वो कार्रवाई साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो आर्थिक नुकसान देने की बात, क्योंकि जो बदमाश हैं वो लगातार जिस तरीके से संपत्ति ये बनाते हैं और जो पैसा कमाते हैं वो पैसा अपराध में लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब आर्थिक स्थिति टूटेगी तो बदमाशों की जो कमर है वो भी टूटेगी। ठीक है कलीम, ये तो रही कुर्की और कार्रवाई किए जाने की बात, लेकिन अब आज जो मुख्तार अंसारी है 2 मामलों पर उसकी पेशी भी होनी है, तो क्या माना जाए कलीम, क्या आज उन सभी मामलों पर फैसला आने की उम्मीद है या फिर अभी कुछ वक्त लग सकता है? जिस तरीके से अब बात करें मुख्तार अंसारी की पेशी के मामले में, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है मुख्तार अंसारी एक बड़ा माफिया है, क्योंकि उसके खिलाफ बयान देने से भी लोग लगातार कतराते रहते हैं। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के विषय पे जो बयान दिए जा रहे थे उन बयानों पे अब जो लोग हैं वो सामने आने लगे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है गैंगस्टर एक्ट के मामले में बात की जाए या फिर जो एक मामला है उसमें बात की जाए, क्योंकि दोनों ही मामलों में उसको सजा मुकर्रर कर दी गई है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। अब जो मामले हैं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे बाराबंकी का एम्बुलेंस मामला हो, क्योंकि इन दोनों ही मामले में लगातार सुनवाई भी चल रही है और इस मामले में जो गवाह है वो गवाह भी लगातार अब सामने आ रहे हैं, वो अपनी गवाही भी दे रहे हैं। फिलहाल कयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि जो मुख्तार अंसारी है, मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और उनके विषय पर जो आरोप है वो आरोप भी लगातार सिद्ध होते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार की मुश्किलें बढ़ी और आरोप भी कहीं ना कहीं सिद्ध हो सकते हैं, और अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। फिलहाल देखना ये खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। माफिया मुख्तार की गैंग को तोड़ने के लिए अब उसकी गैंग के सभी गुर्गों पर आर्थिक चोट पहुंचाने का प्रयास जो है वो प्रशासन कर रही है। तो वही मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी भी फिलहाल पुलिस की पहुंच से बहुत दूर बताई जा रही है और लगातार मुख्तार की जो भी संपत्ति है उस पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। तो आज 2 अलग अलग मामलों में माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी भी होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा जा रहा है कि माफिया मुख्तार अंसारी को सुनवाई के दौरान पेश किया जाएगा। तो देखिए यूसीसी जरूरी है या मजबूरी, आज ये सवाल हर एक नागरिक के जहन में चल रहा है, क्योंकि बीते महीने जब देश में एक समान नागरिक संहिता को लेकर विधि आयोग ने देश के लोगों से उनके सुझाव मांगे थे, तब से ही देश में यूसीसी को लेकर एक बहस छिड़ गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका तीखा विरोध शुरू कर दिया है। बोर्ड के मेंबर और लखनऊ के सुन्नी मस्जिद के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों को किसी भी हाल में कबूल नहीं है, इससे इस्लामी शरीयत पर विपरीत असर पड़ेगा। इस बीच मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मौलानाओं से अपील की है कि आज जुमे की नमाज से पहले यूसीसी की खामियों को बताया जाए, ताकि जो यूसीसी है उसके खिलाफ अब लोग अपनी आवाजों को बुलंद कर सकें।
तो देखिए, यूसीसी पर आर पार की जंग का ऐलान हो चुका है। वहीं यूसीसी पर लगातार लोगों को ऐतराज भी है। तो वहीं आज जुमे की नमाज से पहले सभी मौलानाओं से यह अपील की गई है कि वो यूसीसी की खामियों को सभी को समझाने का प्रयास करें, ताकि जो लोग हैं वो ये समझ सके कि यूसीसी लागू होने से देश की जनता को किस तरीके से नुकसान झेलना पड़ेगा। रुख करते हैं विवेक का, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, यूसीसी जरूरी है या मजबूरी, ये सवाल अब हर एक के जहन में उठ रहा है, जो कि लाजमी भी है, क्योंकि लोग यूसीसी को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जो मौलाना है उनसे अपील की गई है कि वो आज जुमे की नमाज के पहले जो यूसीसी है उसकी खामियां को बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यूसीसी का मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले गर्माता चला जा रहा है और सभी राजनीतिक दल इससे अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। आज़ादी के 76 साल बाद जहां यूसीसी को अब धीरे धीरे लागू करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत दिख रही है, तो वहीं कई अन्य राजनीतिक दल हैं जो सरकार के इस फैसले का बाकायदा विरोध कर रहे हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले इसका विरोध कांग्रेस और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया था। इसके बाद कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सरकार के साथ इस मुद्दे पे आए थे, लेकिन अलग अलग स्पष्टीकरण इस मुद्दे पे भी मांगा जा रहा है कि सरकार अपना रुख इस मुद्दे पे स्पष्ट करे, उसके बाद पार्टियों का समर्थन ले। अगर बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य मौलाना फिरंगी महली ने साफ तौर पर यह कहा है कि यूसीसी मुसलमानों के हित में नहीं है, और साफ तौर पर एक लिंक जारी करते हुए कहा है कि देश के सभी मुसलमान इसके माध्यम से लॉ कमीशन को अपने विचार रखे कि वो यूसीसी को लागू करने के पक्ष में आखिर क्यों नहीं है। देश का मुसलमान लॉ कमीशन को अपने विचार यूसीसी के मुद्दे पे बताए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों का है, क्योंकि यूसीसी के आने के बाद से जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, जिस तरीके से वो चाहे बात की जाए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो खत्म हो जाएगा और इससे तमाम मौलानाओं ने चिंता जताई है। तमाम मुस्लिम ऐसे स्कॉलर हैं जो चिंता अपनी जाहिर कर चुके हैं। ठीक है, देखिए विवेक, यूसीसी को लागू ना किए जाने के लिए भी कई तर्क पेश किए जा रहे हैं कि इससे जो देश की एकता है, अखंडता है, उस पर फर्क पड़ेगा। ऐसे में जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से क्या तर्क दिए जा रहे हैं कि यूसीसी को ना लागू किया जाए? देखिए, साफ तौर पे मौलाना फिरंगी महली ने साफ तौर पे ये बताया कि जिस तरीके से यूसीसी अगर पूरे देश में लागू होगा तो मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो शरीयत के हिसाब से जो उनके नियम कानून चलते हैं उसके हिसाब से वो चल नहीं पाएंगे। और उन्होंने साफ तौर पर बात ये कही है कि ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं, बल्कि इस देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों का है। ये देश सभी का है और इस देश में सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग अच्छी तरीके से भली बात एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो जुम्मे की नमाज से पहले सभी इमामों और मौलाने से कहा गया है कि यूसीसी के बारे में जो लोग आ रहे हैं नमाज पढ़ने, जो मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने आ रहे हैं, उनको बताया जाए और कहा जाए कि इस पे अपना विरोध दर्ज कराया जाए। ठीक है, देखिए विवेक, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने खुलकर कह दिया है कि वो यूसीसी के मुद्दे को लेकर सरकार के समर्थन में हैं। ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरु यूसीसी के खिलाफ बताए जा रहे हैं। तो क्या कहा जाए विवेक कि यूसीसी की लड़ाई अब आर पार के मोड़ पर आ चुकी है? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण लगातार अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं और किसी न किसी ऐसा बयान दे जाते हैं कि मीडिया उनको हाइप करती रहती है। इस बार यूसीसी के मुद्दे पे उन्होंने बयान दिया कि वो सरकार का समर्थन करते हैं। कई ऐसे राजनीतिक दल भी है जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं और कई ऐसे धार्मिक संगठन है जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बात इस मुद्दे पे आके टिक जाती है कि यूसीसी के देश के अल्पसंख्यकों का क्या होगा। क्या यूसीसी देश के अल्पसंख्यकों के हित को मारेगी या उसको और बेहतर करेगी? मुद्दा यही है। और जिस तरीके से फिरंगी महली ने साफ तौर पर कहा है कि जुम्मे की नमाज के पहले मुसलमानों को बताया जाए कि आखिर यूसीसी है का
और मुस्लिम लॉ पे किस तरह के यूसीसी का जो है प्रभाव पड़ रहा है, ताकि सभी मुसलमान जो है इस पे अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। बाकायदा ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से या चिट्ठी लेके लॉ कमीशन बोर्ड को अपनी राय यूसीसी के मुद्दे पे दे सके। 15 जुलाई तक का समय विधि आयोग ने दिया है कि सभी नागरिक अपने विचार यूसीसी पर व्यक्त कर सकते हैं और 15 जुलाई से पहले ही अपील की गई है कि अपने राय जो है ईमेल के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से किसी न किसी तरीके से देश का मुसलमान जो है यूसीसी के मुद्दे पे अपने राय रखे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सिख समुदाय भी दिल्ली में आज दोपहर 12 बजे एक बैठक करने वाला है और यूसीसी के मुद्दे पे तमाम तरह की चर्चाएं जो है सिख समुदाय भी करेगा। उसके बाद ये निर्णय लेगा कि वो यूसीसी के मुद्दे पर सरकार का समर्थन करता है या यूसीसी के मुद्दे पर अपनी एक अलग राय लॉ कमीशन बोर्ड को रखता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए तो देखिए यूसीसी को लेकर अब आर पार की जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि जहां एक तरफ कई धर्म गुरु इसके समर्थन में है, तो समाज को एक तबका ऐसा है जो कह रहा है कि यूसीसी के लागू होने से कहीं ना कहीं हमारे धर्म से छेड़छाड़ की जाएगी, या जो हमारे देश जिसको एकता में अनेकता वाला देश कहा जाता है, अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो उससे खिलवाड़ किया जाएगा। अब ये तो समय ही बताएगा कि यूसीसी को लेकर देश भर की जनता का मूड क्या होता है या सरकार क्या रुख अपनाती है यूसीसी को लेकर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।